इस लेक्चर को बहुत कायदे से पढ़िएगा, नोट्स चाहे बनाना चाहे बना लो और बार बार इसको देखिएगा। तो इससे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो आगे के जो हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, वाव पढ़ेंगे, हुन्स लॉ पढ़ेंगे, इन सब में आपका बहुत ये पूरा जो मॉडल है ये उसमें काम में आएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राणा केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज लेक्चर जो 11 है, इस लेक्चर 11 हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आपने इससे पहले जो भी एटॉमिक मॉडल पढ़े उस एटॉमिक मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया, यानी इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पार्टिकल मान के जो भी चीज़ें थी वो डिफाइन की गई। लेकिन इस मॉडल में जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, ये मॉडल क्या कहता है, क्योंकि ये मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद आया था इसलिए इसका नाम पड़ा है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल क्या है, ये मॉडल ये मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। पहली चीज ये है कि ये मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। और इस मॉडल में क्या किया गया, इस मॉडल में बताया गया कि एटम के दो पार्ट होते हैं। मेरी बात को जरा समझिएगा, इस मॉडल के अनुसार एटम के कितने पार्ट होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है उसको कहा गया न्यूक्लियस। बड़ा कायदे से दिमाग में बैठा लिएगा कि ये जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में एटम के दो पार्ट माने गए। पहला पार्ट माना गया न्यूक्लियस जो एज ए सेंटर, ओके, जो एटम के सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट था वो दूसरा पार्ट था न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D एरिया, वह 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी, जिसको क्या कह दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कह दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक दिमाग में की पॉइंट बना के रखिएगा कि जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है इसके अनुसार एटम के दो पार्ट होते हैं, पहला न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D रीजन, वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ओवरऑल एक बात हमारे समझ में आ गई कि एक पार्ट न्यूक्लियस का हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर हम बात करें कि इसके जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमने पहला पॉइंट ये ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर उसके इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर उसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेप व एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, इसका जो दूसरा पॉइंट है, अब ऐसा करते हैं कि इसको जो मेरे पास मैंने आपके लिए जो मटेरियल बनाया उसको देख लीजिए क्या है। इसको आप इस टाइप से इसको लिखेंगे, ठीक है, तो फटाफट ये जल्दी से कवर भी हो जाएगा, वरना बहुत टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है दिस मॉडल बेस्ड अपॉन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात ये है कि जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर आधारित है, पहली चीज ये है, क्लियर। उसके बाद इसके दो पार्ट हैं, पहला न्यूक्लियस और सेकंड क्या है, सेकंड है न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन, यानी 3D रीजन, 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। हाइजन ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है, इन रीजन को क्या कह दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कह दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसी में जो मैंने तीसरा पॉइंट बनाया वो क्या बनाया है कि एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर, एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर उसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेप व एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि न्यूक्लियस के बाहर जो 3D रीजन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंट शेप्स और एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। यानी जो 3D रीजन है वो 3D रीजन क्या है, उस 3D रीजन का शेप अलग है और उनके एनर्जी अलग है। अभी इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो रीजन है, जो क्षेत्र हैं, उन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली हैं क्या, ये वो एरियाज हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। यानी कुल मिला के कहेंगे इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, इस एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा, हमेशा आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि जो इस टाइप की हम लोग ऐसी जो आकृति बना देते हैं, ऐसा एक स्क्वायर जैसा जो बॉक्स बना देते हैं, ये जो बॉक्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल।
क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटल कह सकते हैं। एक तरह छोटा सा कमरा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इस ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये कंडीशन, ये बाउंडेशन है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ये जो ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, आगे हम रूल भी पढ़ाएंगे इसके, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, क्लियर, जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा ऐसे, जिसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी दिमाग में ये डाटा फिट करना है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिएगा, अब आगे पॉइंट क्या है चौथा, कि जो ऑर्बिटल्स होती हैं, इन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सब सेल बनते हैं या सब एनर्जी लेवल बनते हैं, क्लियर। यानी ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगी तो ऑर्बिटल के कंबाइन होने से सब सेल या सब एनर्जी लेवल का निर्माण होगा, और जब ये लेवल कंबाइन होंगे, यानी जब सब एनर्जी लेवल या सब सेल्स कंबाइन होंगे, तो इनके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड सेल, जिनको हम लोग सेल कहते हैं, हिंदी में जिनको आप लोग कोष कहते थे। याद करिए सब, ये याद होगा, आप ये 11 पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, कोष। और जो सब सेल या सब एनर्जी लेवल होते हैं, इनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उपकोष। क्या कहते हैं, उपकोष। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऑर्बिटल मिलकर उपकोष का निर्माण करेंगे, और उपकोष मिलकर क्या निर्माण करेंगे, कोष का निर्माण करेंगे। ओके, अब इसका अगला पॉइंट देखिए, इसके आगे के पॉइंट ये हैं, पांचवा पॉइंट ये है कि सेल को KLMNOP, या ये तो अक्षर हो गए, या इनको हम लोग 1 2 3 4 यानी नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इनको जो आपके जो न्यूक्लियस के चारों सेल्स जो होती हैं, ये जो सेल होती हैं, इन सेल को KLMNO या 1 2 3 4 5, ध्यान रखिएगा, या तो नंबर का यूज कर लो या किसका यूज कर लो, आप जो अक्षर हैं KLMN, इनसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि सेल को KLMNOP अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर बात करें n बराबर 1, क्लियर, तो समझ जाइए K सेल, n बराबर 2 तो समझ जाइए L सेल, n बराबर 3 तो समझ जाइए कौन सा सेल, M। अगला क्या आ जाएगा, n बराबर 4 तो कितना आ जाएगा, KLM, और अगला क्या आ जाएगा, N। ऐसे चलता रहेगा। देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, बस हम आपको अपडेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि सेल को KLMN या आपके जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो छठा पॉइंट है उसको देखिएगा, किसी सेल में सब सेल की कुल संख्या उसकी क्रम संख्या n के इक्वल होती है। इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी सेल में सब सेल की संख्या, आपको हमने एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो कि एक बड़ा डिब्बा, हम कुछ ऐसे इसको समझाते हैं बच्चों को, ये बड़ा डिब्बा हो गया, इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा हो गया, क्लियर, इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा हो गया। ध्यान रखिए, बड़ा कायदे से इसको समझना है, ये कहीं लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे वो कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए कि वो इतने कारगर होंगे जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जब हम अफवाह पढ़ेंगे, जब हम हुंस रूल पढ़ेंगे, जब हम पाउलीज लॉ पढ़ेंगे, तो उनमें ये बहुत कारगर कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। क्योंकि 11th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे समझा जाए, कैसे दिमाग में फिट किया जाए, तो इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छा की दे रहे हैं, एक अच्छी टेक्निक समझा रहे हैं कि जैसे बड़ा बॉक्स मान लेते हैं, और इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स और है, और इसके अंदर बॉक्स ये, और फिर जाके ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का अर्थ है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई सरप्राइज दिया, क्या किया उसने एक बड़ा बॉक्स लिया, क्लियर, उसके अंदर एक बॉक्स और रखा, उसके अंदर एक बॉक्स और रखा, और जाके उसने एक सेंटर फ्रेश रख दी और आपको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि जो बड़ा बॉक्स है इसको आप मान लो सेल, क्या मानो, सेल। सेल के अंदर कौन होता है, यस, सेल के अंदर होता है सब सेल, और सब सेल के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बड़ा बॉक्स है ये सेल है, दूसरा बॉक्स है ये क्या है, सब सेल है,
तीसरा बॉक्स क्या है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से फिट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता है कि ये लोचा है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जो कोष होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, और छोटे शब्दों में हम इसको क्या कहेंगे, सेल। और इसी सेल के अंदर क्या होता है, इसी सेल के अंदर होता है सब सेल। क्या होता है इसके अंदर, सब सेल होता है। और इसी सब सेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, ऑर्बिटल होती है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जब पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये चीज, इसको हम एक कैप्सूल का नाम देंगे, ये कैप्सूल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। क्लियर, क्या फिट होना चाहिए कि सेल, सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझो जैसे आपका क्या होता है, जिला होता है। क्या होता है, जिला। जिला के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कस्बे होते हैं ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, कस्बे होते हैं। फिर उसके कस्बे के अंदर क्या होते हैं, मोहल्ले होते हैं, और मोहल्लों में क्या होते हैं, मकान होते हैं, और मकान में लोग रहते हैं। कहानी समझ में आ रही है। तो सेम बिल्कुल ऐसे समझो कि जिला, फिर वो जिला किसमें किससे मिलकर बना होगा, छोटी छोटी तहसीलों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे टाउन, कस्बों से मिलकर बना होगा। उसके अंदर क्या होंगे, कस्बों के अंदर मोहल्ले होंगे, मोहल्लों में मकान होंगे, और मकानों में लोग रह रहे होंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी यही सिस्टम है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल में कैसे पहुंचेंगे, आप ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करिए कि हम एटम के अंदर पहुंचे, ठीक है, और पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन, तो बोले पहले सेल के पास जाओ। तो सेल से पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बोले सब सेल के पास जाओ। सब सेल के पास पहुंचे, बोले ऑर्बिटल में मिलेगा। फाइनली कहाँ मिला वो, ऑर्बिटल में। तो ओवरऑल एक दिमाग में हमने की ए बना के रखी कि सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब वापस पहुंचते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए ये कुछ आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये मोस्टली आपके बुक्स में बना होता है। कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये डिजाइन है क्या। ओके, आइए आज हम आपको इस डिजाइन के बारे में बताते हैं। ये डिजाइन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है। क्लियर, और ये डिजाइन नहीं, ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है कि किसी सेल में सब सेल की कुल संख्या उसकी क्रम संख्या n के इक्वल होती है। जैसे बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर आपने तो बता दिया कि n बराबर 1, n बराबर 1, तो आपका क्या हो गया, k सेल हो गया। ठीक, अब बच्चे जानना चाहते हैं कि सर इस k सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, कितनी ऑर्बिटल होंगी। तो यहीं पर बात चल रही है, सॉरी सब सेल की बात चल रही है कि किसी सेल में सब सेल की कुल संख्या उसकी क्रम संख्या के इक्वल होती है। तो ये आपका क्या है, सेल, और इसके अंदर आपको सब सेल पता करना हो कि कितने सब सेल हैं। तो कितनी अच्छी बात बता दी गई कि भैया इसका सीरियल नंबर ले लो। तो इस सेल के सेल का सीरियल नंबर कितना है, 1। तो भैया इसके अंदर सब सेल कितनी होगी, 1 होगी। और सब सेल होती 4, आपने बचपन पढ़ी होंगी। उपकोष कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। ये लेक्चर पूरा हो जाने दीजिए, सबके बिल्कुल एकदम दिमाग में बस जाएगा कि ये पूरा ओवरऑल लेक्चर किस पर्पज से बनाया गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा के सेल, इस के सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, तो बस इसका सीरियल नंबर देख लो कितना, 1। इसका अर्थ 1 सब सेल होगा, और वो क्या होगा, एस। अगर आपसे कोई पूछे n बराबर 2 में कितने होंगे, तो n बराबर 2 में बताइए कौन सा सेल होगा, l होगा। क्या होगा, के बाद क्या आता है, l आता है। अब l में कितना होगा, l में सब सेल कितना होगा, यस, कितना होगा, 2 होगा। 2 में 1 यस और 1 p। अच्छा बताइए n बराबर 3 में कितने सब सेल होंगे, 3 होंगे, एस पी डी। अच्छा n बराबर 4 में कितने होंगे, एस पी डी और एफ। अच्छा n बराबर 5 में कितने होंगे, एस पी डी एफ और आगे जी। अब बच्चे तो विचार ये कर रहे होंगे सर उपकोष तो सब सेल तो 4 ही होते हैं। हाँ 4 ही होते हैं, और इन 4 से ही काम चलता है हमारा। ओके, तो हम वो आगे बात करेंगे कि ये 4 से ही हमारा काम चलता है। तो अब इस पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर है क्या। यहाँ पे जो पहली पिक्चर है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जो न्यूक्लियस के चारों ओर हम लोग मानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं,
जिनको आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल दिया गया था, जिनको हम लोग सेल बोलते थे। तो आप देखिएगा यहाँ पर चित्र में यहाँ पे लिखा है, इनके कुछ लेवल्स मैंने बनाए। यहाँ पे लेवल फर्स्ट है, यहाँ लेवल सेकेंड है और यहाँ लेवल थर्ड है। तो ये हमने आपको कुछ लेवल दिए हैं और इन लेवल के नीचे मैंने लिखा है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में एक क्लियर कट बात ये होनी चाहिए कि सेल के अंदर हमारे जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो रीजन होते हैं, जो एरियाज हैं, उनमें इस टाइप से ये हैं 1 2 3 क्या है, ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। ये पहला एनर्जी लेवल्स है, ये दूसरा एनर्जी लेवल और ये आपका तीसरा एनर्जी लेवल है। ठीक, अभी हमने आपको क्या बताया कि एनर्जी लेवल के अंदर, जिनको हम लोग सेल कहते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। तो आप देखिएगा कि जो रेड कलर की जो मैंने 3 लेवल बनाए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब मैंने क्या किया, इन एनर्जी लेवल को मैंने तोड़ दिया। क्यों, आपके दिमाग में एक बात ये बैठी है कि सेल के अंदर सब सेल होता है, यानी सब सेल से मिलकर सेल बनता है। कहानी समझ आ रही ना। तो ये जो पहला है सेल, इसके अंदर एक ही सब सेल होगा, वो क्या है, 1s। कहानी समझ आ रही ना। जो आपका दूसरा एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, इसके अंदर 2 सब सेल होंगे। मैंने भी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सेल के अंदर अगर सब सेल देखना हो तो उसका सीरियल नंबर देख लो। तो यहाँ कितना है, 1 है, तो इसके अंदर सब सेल भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ सेल कितनी है, 2, तो इसके अंदर कितने होंगे सब सेल, 2 होंगे। देखिए एक आपको ये दिख रहा है जो मैंने डार्क लाइन बनाई है और एक मैंने शेडेड कर दिया है। अब मैं पहुंच रहा हूँ तीसरे लेवल। तो तीसरा क्या है, तीसरा सेल है। अब इसमें कितने होंगे, इसमें भी 3 सब सेल होंगे। देखिए 3s 3p और 3d। तो पिक्चर दिमाग में क्लियर कट ये होना चाहिए कि सेल के अंदर सब सेल होगा, सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा। तो ये जो पहला फिगर है और इसी के करस्पॉन्डिंग जो इसके पास में दूसरा जो फिगर है, वो फिगर यही बात कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। बाकायदा मैंने यहाँ लिखा है कि सब सेल्स आपके कितने होते हैं, 4, S P D F, और इन 4 से ही पूरी केमिस्ट्री चल जाती है। कहानी समझ में आ गई ना। अब तीसरी पिक्चर को देखते हैं बहुत कायदे से। तीसरी पिक्चर क्या है, तीसरी पिक्चर है ऑर्बिटल की। क्यों, अभी आपके दिमाग में क्या बैठा है कि सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे पहला सब सेल क्या है, 1s, तो इसके अंदर ऑर्बिटल भी कितनी होगी, 1s। कहानी समझ आ रही ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 सब सेल हैं, एक है 2s और एक है 2p। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। तो 2s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होगी, लेकिन 2p के अंदर कितनी होंगी, 2p के अंदर भैया 3 ऑर्बिटल होंगी। ये देखो, ये रेड कलर की आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इस लेक्चर को बिल्कुल कंटिन्यू देखना बड़ा कायदे से, तब जाके समझ में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपको 2p दिख रहा है, ये 2p क्या है भैया, ये 2p है आपका उपकोष, जिसको हिंदी में उपकोष कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब एनर्जी लेवल या सब सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सब सेल कहेंगे। तो इसके अंदर आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3, इनके नाम है, इनका नाम होता है px, py और pz। अब कुछ याद आ रहा होगा जो आपने 11 पढ़ा है। इसके बाद यहाँ देखिए 3s, ये क्या है आपका उपकोष है, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है। अब यहाँ पर दोबारा क्या आ गया, 3p उपकोष आ गया। अब इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, 3, 1 2 और 1 3, और लास्ट वाला 3d उपकोष। इस 3d उपकोष में कितनी ऑर्बिटल, यस कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो 3 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये पिक्चर आपको ये बताना चाह रही हैं कि सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। तो दोबारा यहाँ पे देखिएगा कि पहली पिक्चर में ये जो 3 लेवल आपको दिख रहे हैं, ये 3 लेवल काय का इंडिकेशन है, ये 3 लेवल इंडिकेशन हैं सेल के एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल टूट चुके हैं किसमें, अब हम इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये एनर्जी लेवल टूट चुके हैं किसमें, सब सेल में, जिसको आप लोग कहेंगे उपकोष। ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब क्या होंगे, ये सब सेल फिर टूटेंगे, ये आपके सब सेल दोबारा टूटेंगे, किसमें टूटेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। और ये जो लाइनें आपको दिख रही 2p का अर्थ है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। ये आपको
3D दिख रहा है, 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। इनकी डिटेल हम आगे बहुत इसमें समझाएंगे डिटेल में कि आगे इनकी कैसे पिक्चर्स बनती हैं। क्लियर। अब इसी के नीचे पॉइंट को, जो 7वां पॉइंट है उसको देखिएगा। 7वां पॉइंट है कि सबसेल को क्रमशः SPDF से शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसेल को किससे नोट करते हैं? S, P, D और F। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि सबसेल का संकेत क्या होता है, कैसे उनको लिखा जाता है। तो उनके जो संकेतिक चिन्ह हैं वो हैं आपके 4 अक्षर S, P, D और F। उसके नीचे पॉइंट और है, देखिएगा। पॉइंट ये है कि सबसेल की नेचर व शेप भिन्न भिन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसेल की नेचर व शेप भिन्न भिन्न होगी। इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सबसेल कितनी है, हमारी सबसेल है 4, S, P, D और F। जो S होती है ये गोलाकार होती है, P डम्बल शेप होती है, D डबल डम्बल शेप होती है और EF की स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर। अगर देखना है तो आप YouTube पे F ऑर्बिटल की डाल देंगे 3D फिगर, तो बाकायदा बन के आ जाएंगी। ओके, हमारा फिलहाल में 3 में काम चल जाता है, इसलिए 3 की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं कि S जो होता है वो स्फेरिकल होगा, P आपका कैसा होगा? डंबल जैसा होगा, और D डबल डंबल होगा, और F कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो एक बात दिमाग में क्लियर कट बैठा लीजिएगा कि सबसेल की नेचर व शेप भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग सबसेल का नेचर अलग होगा और उसकी आकृति अलग होगी। जैसे S है ये स्फेरिकल होगा, P डंबल शेप होगा, D डबल डंबल शेप होगा, और F कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इतनी बात क्लियर कट समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो नमा पॉइंट है उसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहली मैंने क्या बोला कि सबसेल 4 हैं, S, P, D, F। अब देखिए, पहला मैंने लिया S सबसेल। तो S सबसेल के अंदर बेटा एक ही S ऑर्बिटल होगी। यह सबसेल के अंदर क्या होगी? एक ही, यानी लिखा 1 सबसेल 1 S ऑर्बिटल। एक S सबसेल के अंदर एक ही S ऑर्बिटल होगी। P सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी? 3। अभी बताएं चित्र में, PX, PY, PZ। यहाँ देखिएगा, ये चित्र में ये दिख रहा है, चित्र में ये P के अंदर कितनी है? ये 3 लाइनें दिख रही हैं। ये 3 लाइन का अर्थ है PX, PY और PZ। बच्चे इन चित्रों को बुक्स में देखते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते कि एक्चुअल में ये बताना क्या चाह रहा। अब आज आपके समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगी? PX, PY और PZ। अब यहाँ पे देखिए D सबसेल में क्या होगा? कितनी ऑर्बिटल होंगी? 5। ये कितनी ऑर्बिटल होंगी? 5। DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर बाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। मैंने एक आपके लिए बिल्कुल अलग से लेक्चर बनाया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इनकी शेप के ऊपर, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसके क्या की पॉइंट है, क्या उसकी पोस्टुलेट्स हैं, उन पर हम केवल बात करना चाह रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो P को आपने समझ लिया और आपने D को समझ लिया। अब आके देखिएगा पॉइंट F को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा F सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? 7 ऑर्बिटल होंगी। ये मैंने कुछ, देखिए इसका इतना रोल नहीं, ज्यादा दिमाग मत खराब करिएगा। ये भैया कहीं भी यूज नहीं होता, मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, कहीं पर भी यूज नहीं होगा, बस इसको समझ लीजिएगा। बस आपको केवल इतना याद रखना कि F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होती, F के अंदर 7 कमरे बने होते हैं। इतना भेजे में बैठा लो, मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये नाम है F3X, F3Y, अपना पढ़ लेना। ओके, अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है, मैंने कुछ आपके लिए पिक्चर बनाई है, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने पहला उपकोष लिया है, यस उपकोष, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेल। इसके अंदर एक ऐसा ऑर्बिटल, ये जो आपको जैसा बॉक्स जैसा दिखता है, स्क्वायर जैसा ही है, ये क्या, ये काय का इंडिकेशन है? ये ऑर्बिटल का होता है। और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहानी समझ आ गई ना? P सबसेल में कितने कमरे होंगे? 3। PX, PY, PZ, इसको क्या कहेंगे? 3p ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? 3p ऑर्बिटल। अगला क्या है? 1D सबसेल, यानी एक D सबसेल में हम एक को लेके चल रहे हैं कि एक D सबसेल में कितने होंगे? एक D सबसेल में कितने होंगे? 5। तो 2D सबसेल में कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे भाई? एक D सबसेल में कितने होंगे? अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक बात बताइए, 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो भैया बताइए 2 रुपए में कितने होंगे? तो 200 पैसे होंगे। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि भैया एक D ऑर्बिटल में कितने सबसेल होंगे?
5 डी एक डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? 5 होंगी। डी एक्स बाई डी बाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक एफ सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? ये 7 होंगी। कितनी होंगी? ये 7। इनके नाम इतनी जरूरी नहीं, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। ये 7 कमरे जो होंगे, ये 7 कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक एफ सबसेल बनाते हैं। ये 5 कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक डी सबसेल बनाते हैं। ये 3 कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक पी सबसेल बनाते हैं। और इसमें तो केवल एक इकलौती ही ऑर्बिटल होती है, एक एस सबसेल में एक एस ऑर्बिटल। क्लियर? ये सारी चीजें आपने पढ़ी, केवल आपको मैं अपडेट कर रहा हूं जिससे चीजें क्लियर कट दोबारा से याद आ जाए सारी। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, करा किसी सेल कहो या इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जिसको हिंदी में कहेंगे मुख्य ऊर्जा स्तर। तो किसी सेल आवलिक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर के इक्वल होती। ये भाई बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको जैसे मान लेते हैं कि n बराबर 1, ये पहला सेल है, ठीक, और आपसे कोई कह दे कि भैया बताइए कि इसके अंदर सबसेल कितने होंगे, तो आप बता देंगे कि इसके अंदर सबसेल इसी का सीरियल नंबर के बराबर होगा, 1 होगा, अर्थात s होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया बताइए इसके अंदर ऑर्बिटल कितनी होगी, तो ऑर्बिटल निकालने का क्या तरीका है? ऑर्बिटल निकालने का तरीका है कि जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा बताइए n बराबर 2 में कितनी सबसेल होंगी? तो n बराबर 2 में कितनी सबसेल होंगी? मैंने अभी बताया कि अगर किसी सेल के अंदर सबसेल निकालनी हो उसका सीरियल नंबर देखो, तो सीरियल नंबर कितना? 2 है, तो 2 सबसेल होंगी, एक s होगी और एक p होगी। अगर आपसे कोई कहे कि ऑर्बिटल कितनी होंगी, तो अगर आपको फार्मूला ना याद रहे तो भूल जाओ अचानक, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। भाई एस के अंदर एक ऑर्बिटल होती, पी के अंदर कितनी होती? बताओ। 3 ऑर्बिटल होती, 3 कमरे होते, तो टोटल कमरे कितने हो गए? 4 हो गए। और अगर आपके पास फार्मूला याद है तो आप तुरंत हवा में बता देंगे कैसे। n बराबर 2 है, कितनी ऑर्बिटल होंगी? अभी मैंने बताया कि किसी सेल के अंदर अगर ऑर्बिटल निकालनी हो तो क्या कर दो? उस नंबर का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और वैसे भी हमने निकाल लिया। कहानी समझ में आ रही ना? एक तीसरा क्वेश्चन देख लो। अगर n बराबर 3 हो तो अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले आप डायरेक्ट अगर कोई पूछे कि ऑर्बिटल कितनी होंगी, तो सीधे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। और वैसे अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखेंगे? तो देसी तरीका, ये भाई आपका सबसेल है, सॉरी सेल है, इसके अंदर सबसेल कितनी होंगी? 3, s p d। अब काउंट करो, s के अंदर एक ऑर्बिटल होगी, p के अंदर कितनी होती है? 3 होती, और d के अंदर कितनी होती भैया? बोलो 5। 1 2 3 4 और 1 5। अब जोड़ो, 1 3 5, 5 और 3 8 और 1 9। कहानी समझ आ गई ना? तो ओवरऑल अगर आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उन चीजों को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे पोस्टुलेट को, सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है बारीकी से और उसको बहुत अच्छे से मंथन करना है, तब जाके फाइनल आंसर पे आप पहुंचेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, क्लियर? तो इस टेबल को समझ लेते हैं। देखिए, पहले जो कॉलम है, इस कॉलम में मैंने लिखे हैं सबसेल। दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर? देखिए यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में क्या की फिट करना है। दिमाग में चाबी ये फिट होनी चाहिए कि कोष के अंदर क्या होता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ इस लेक्चर में, उपकोष, क्लियर? और उपकोष के अंदर क्या होती है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चे को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, फुल्ली कॉन्फिडेंस, कि उस बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ऐसा समझ लो कि कोष के अंदर क्या होगा? उपकोष होगा, और उपकोष के अंदर क्या होगी? ऑर्बिटल होगी। यानी कहेंगे कि ऑर्बिटल मिलकर उपकोष का निर्माण करती हैं और उपकोष मिलकर कोष का निर्माण करते हैं। इनके अंग्रेजी शब्द जरूर याद रखिएगा। इसको सेल कहते हैं, इसको सबसेल कहते हैं, और ये तो ऑर्बिटल है, हिंदी में शायद इसको कक्षक जहां तक बोलते हैं, क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये कोष हो गया, ये उपकोष हो गया, और ये आपके ऑर्बिटल हो गए, सेल, सबसेल और तीसरा ऑर्बिटल। अब टेबल को देखिए, मजा आ जाएगा। देखिए इस टेबल में पहला कॉलम है सबसेल, ये सबसेल आपके 4 हैं, SPDF। ध्यान रखिएगा, सबसेल को भी SPDF से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, और ऑर्बिटल को भी SPDF से लिखा जा रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दोनों एक, अरे भैया संकेत से क्या है? संकेत हैं लेकिन काम तो उनके अलग अलग हैं। भाई सबसेल बड़े होते हैं और ऑर्बिटल छोटे हैं।
भाई ऑर्बिटल से ही मिलकर सबसेल बनते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब सबसेल टूटकर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों का संकेत सेम है, सबसेल को भी sp-df से लिखते हैं और ऑर्बिटल को भी sp-df से लिखते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे सबसेल हैं 4 sp-df। ठीक, अब इन सबसेल के अंदर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी नंबर ऑफ सबसेल्स निकालना चाह रहे हैं। तो सेल के अंदर आपको पहले ही मालूम सबसेल होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके अंदर कितना होगा, 1 होगा। पी के अंदर क्या लिखा है, सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन, अच्छा सबसेल, इनमें ऑर्बिटल्स पूछ रहा है कि इसके ये सबसेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल कितनी होगी, 1 ऑर्बिटल होगी। जो पी सबसेल है इसके अंदर कितनी होंगी, 3 होंगी, पी एक्स पी वाई और पी जेड। डी सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 होंगी, 1 2 3 4 और 1 5। ऐसे इसके अंदर 7 बना लेंगे, कितनी बना लेंगे, 7, 1 2 3 4 5, 1 6 और एक और बना लो कहीं पे 7। ध्यान रखिएगा, तो ये सबसेल हो गया sp-df, और ये इनके अंदर क्या होंगे ऑर्बिटल। तो एस सबसेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होती, भेजे में बैठा लो, बार बार ये भूलना मत। पी सबसेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होंगी, पी एक्स पी वाई और पी जेड, और डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। अब इसी के पास में जो तीसरा कॉलम है उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, यानी इन सबसेल में अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो काउंट करिए भाई, एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। ऐसे ही 2 इसमें भरिए, 2 इसमें भरिए, 2 इसमें भरिए, कितने हो गए, काउंट करो, 2 2 4 2 6। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। एस में कितने आएंगे, 2 आएंगे। डी में भरिए, एक डिब्बे में कितने आएंगे, 2 आएंगे। हैं डिब्बे कितने, 5, तो 5 दूनी 10, तो डी में कितने भरे जाते हैं, 10, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, D10। एफ में कितने कमरे हैं, कितने डिब्बे हैं, 7, और एक डिब्बे में कितने रहेंगे, 2, तो इसलिए कितने हो जाते हैं, 7 दूनी 14, इसलिए इसका ये रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने, हालांकि यहाँ पे बना दिया, आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब आपके कहानी समझ में आ गई कि बचपन में सर जी लिख देते थे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब कहानी समझ में आ गई कहाँ से आते हैं, ये यहीं से भैया निकल के आते हैं, ये इनकी पूरी प्रक्रिया है, ये इनकी पूरी प्रक्रिया है, ये यहाँ से निकल के आते हैं। ये जो चीज है, ये चीज यहाँ से निकल के आती है, ये चीज यहाँ से निकल के आती है कि ये एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। तो आइए इस पूरे लेक्चर को एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करते हैं, बहुत फास्ट। क्या फास्ट रिवाइज करते हैं, फास्ट रिवाइज करते हैं। दिमाग में क्या बैठालना, दिमाग में ये बैठालना है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जहाँ पर आ जाए, बस इतनी सी बात बैठालना है कि सेल के अंदर सबसेल होगा, सेल के अंदर सबसेल होगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होगी और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो अपने दिमाग में ये बैठा लो, ठीक, ये कहीं लिखने को आएगा नहीं, ये मॉडल लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे उनके एप्लीकेशन, उनके यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सेल के अंदर क्या होंगे, सबसेल होंगे, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगी और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। सेल को किससे लिखेंगे, KLMN, या इनके नंबर 1 2 3 4, K का सीरियल नंबर 1 होगा, L का 2 होगा, M का 3 होगा, N का 4, ऐसे चलता रहेगा। ये सबसेल sp-df होंगे, ऑर्बिटल भी sp-df, इनके संकेत एक जैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने ये सबसेल ले लिया, ये सबसेल, इसके अंदर भैया एक s ऑर्बिटल होगी, ठीक, जब ये टूटेगा तो एक देगा ऑर्बिटल। ऐसे p सबसेल के अंदर 3 p ऑर्बिटल, px py और pz, यानी ये तीन मिलकर एक p सबसेल का निर्माण करते हैं। कहानी समझ आ गई। ऐसे ही एक d सबसेल 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, 1 2 3 4 5, ये पांच मिलकर एक d सबसेल का निर्माण करेंगी। ओके, इसके बाद फाइनली है f सबसेल, एक की बात चल रही है, एक f सबसेल, इसके अंदर कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 मिलकर एक f सबसेल का निर्माण करेंगे। ओके।